डॉर्मेटरी वापस आकर लिन ने 10 घंटे से ज़्यादा डंजन में फाइट की थी। तेज़ धूप और डेजर्ट की गर्मी में उसका बॉडी और स्पिरिट दोनों कंप्लीटली थक चुके थे। अब वो मेडिटेट भी नहीं करना चाहता था, सिर्फ सोना चाहता था। उसने वाइट डिवाइन से बेसिक कूल डाउन एम्यूलेट एक्सचेंज किया था और टायरेंट का हार्ट भी यूज़ किया था। अब उसे अनडेड बैटलफील्ड के बारे में भी पता चल गया था और कैसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अर्न करने हैं ये भी समझ गया था। अब उसे क्लियर था उसे आगे क्या करना है। पल भर में लिन सो गया। उसकी सांस बिल्कुल स्टेडी थी। उधर डंजन हॉल में अभी भी भीड़ थी। लोग आते जा रहे थे, टेलीपोर्टेशन फ्लैशेस लगातार हो रहे थे और प्लेयर्स बार बार अपीयर हो रहे थे। तभी 40 लोगों का एक ग्रुप डंजन से बाहर आया। लीड नाइट एक्साइटेड होकर चिल्लाया, मैं वापस आ गया। उसका चेहरा खुशी और प्राइड से भरा था। और सिर्फ वो ही नहीं, पूरी टीम उतनी ही एक्साइटेड थी। बाईस्टैंडर्स 100 माइल स्क्वाड को देख रहे थे। लीड नाइट भीड़ की बातों से बिल्कुल अनजान अपनी ही दुनिया में खुश था। उसने प्राउडली अनाउंस किया, उन्होंने टायरेंट डेजर्ट 15 आवर्स 58 मिनट में क्लियर किया और नया रिकॉर्ड बनाया। उसकी टीम जोर जोर से चीयर करने लगी, लेकिन आसपास के लोग सिर्फ हल्की सी हंसी हंस रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, ये लोग सोच रहे हैं इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तभी स्क्वाड का एक मेंबर स्क्रीन की तरफ इशारा करके बोला, कैप्टन कुछ गलत लग रहा है। लीड नाइट ने स्क्रीन की तरफ देखा। सबसे पहले उसने ये देखा टायरेंट का हार्ट ड्रॉप हुआ है, लेकिन उन्हें तो हार्ट मिला ही नहीं था। तभी उसने रैंकिंग्स देखी। उन्हारी टीम लिस्ट में थी, लेकिन फर्स्ट प्लेस पर नहीं, सेकंड प्लेस पर। फर्स्ट प्लेस पर नाम था लिन, लेवल 21। ये देखकर लीड नाइट का शरीर कांप गया। उसे याद आया वो लड़का जो उनसे पहले डंजन में एंटर हुआ था। उसके दिमाग में ठंड सी दौड़ गई। लेवल 21 और 14 आवर्स, ये मुमकिन नहीं है। उसने अजीब सी चीख निकाली। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतनी प्रिपरेशन के बाद भी उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। उन्होंने बेस्ट टीम बनाई थी, बेस्ट प्रोफेशंस, बेस्ट इक्विपमेंट और बेस्ट स्ट्रैटेजी। बहुत मुश्किल से उन्होंने बॉस को हराया और टाइम 16 आवर्स से नीचे लाया। ये ऑलरेडी एक बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन एक सिंगल इंसान ने उन सब को पीछे छोड़ दिया। लीड नाइट कंट्रोल लूज कर रहा था। वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। डंजन हॉल के लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। 100 माइल स्क्वाड के लोग अंदर ही अंदर शर्म से जल रहे थे। कुछ लोग अपना सर झुका चुके थे। लीड नाइट ने गहरी सांस ली, खुद को काम किया और एक लास्ट नज़र स्क्रीन पर डाली, फिर अपनी टीम को लेकर वहां से निकल गया। लिन जब उठा तो उसे बहुत अच्छा फील हुआ। उसके स्पिरिट पॉइंट्स पूरी तरह रिकवर हो चुके थे। खाना खाने के बाद उसने टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज़ किया और डंजन हॉल पहुंच गया। वाइट डिवाइन ने कहा था, डेजर्ट फ्रूट्स लक पर डिपेंड करते हैं, उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। लेकिन लिन फिर भी ट्राई करना चाहता था। अगर उससे फ्रूट मिल गया तो वो अपने स्किल्स जल्दी मैक्स कर सकता था। तभी एक आवाज़ आई, क्या तुम लिन हो? लिन ने ऊपर देखा। एक आदमी उसे घूर रहा था। वो उसे नहीं जानता था। आदमी ने कहा, सीनियर मार्क तुम्हें बुला रहा है, मेरे साथ चलो। उसकी आवाज़ में अहंकार था। लिन ने उसे देखा और सोचा, ये आदमी थोड़ा अजीब है। वो बिना कुछ बोले उसके पास से निकल गया और टायरेंट डंजन की तरफ बढ़ गया। आदमी शॉक हो गया। उसने फिर से आवाज़ लगाई, सीनियर मार्क तुम्हें बुला रहा है। लिन ने बस एक नज़र डाली और इग्नोर कर दिया। उसने सोचा, अगर किसी को मिलना है तो वो खुद आए। आदमी गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम जानते हो मार्क कौन है? लेकिन लिन ने कोई जवाब नहीं दिया। लिन सीधा टायरेंट डेजर्ट डंजन के एंट्रेंस पर गया, लेकिन कूल डाउन अभी भी बाकी था। 9 दिन। डंजन रीसेट करने के लिए 2500 पॉइंट्स लगते। आसपास के लोग लिन को देखकर बात करने लगे, क्या वो फिर से टायरेंट डेजर्ट एंटर करेगा? सब क्यूरियस थे। हारमनी भी भीड़ में थी। कुछ लोग हारमनी के पास गए और उससे बोला, लिन से बात करो, क्या वो हमें कैरी करेगा? हम पॉइंट्स देंगे। वो कुछ नहीं लेंगे, ना आइटम्स ना मटीरियल्स, सब कुछ लिन का होगा, बस डंजन क्लियर करवाना है। उधर 100 माइल स्क्वाड में आदमी ने मार्क को सब बता दिया। मार्क एकेडमी में बैठा सोच रहा था, ये लड़का काफ़ी एटीट्यूड दिखाता है। उसने ठंडे टोन में कहा, लिन एरोगेंट हो गया है। एक बार डंजन सोलो क्लियर कर लिया तो खुद को कुछ समझने लगा। ये सिर्फ लो लेवल डंजन था। उसे पता नहीं सेकंड प्रोफेशन ट्रांसफ़र के बाद कितना डिफरेंस आता है। मार्क ने सोचा, उसे एक मौका दिया था मिलने का, लेकिन अगर वो ऐसे ही रहेगा तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा। एकेडमी के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाहर बात अलग होगी। बस डंजन क्लियर करवाना है। कुछ लोग हारमनी के पास गए
और उसे बोला, लिन से बात करो, क्या वो हमें कैरी करेगा? हम पॉइंट्स देंगे, वो कुछ नहीं लेंगे, ना इक्विपमेंट ना मटेरियल्स, सब कुछ लिन का होगा, बस डंजन क्लियर करवाना है। हार्मनी थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गई, लेकिन लोग इंसिस्ट करते रहे। वो सब लिन पर डिपेंड कर रहे थे। उनके लिए ये क्वेस्ट कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट था और वो किसी भी रिवॉर्ड को छोड़ने के लिए रेडी थे। तभी हार्मनी लिन के पास आई और उससे इन लोगों की बात बताई। लोग चाहते थे कि लिन उन्हें टायरेंट डेजर्ट डंजन क्लियर करवा दे। ये एक एकेडमी क्वेस्ट था, अगर वो कंप्लीट नहीं करते तो वो इंडिपेंडेंट स्क्वाड्स ज्वाइन नहीं कर पाते, इसलिए वो सब इतने डेस्परेट थे। लिन थोड़ा सरप्राइज हुआ और उसने पूछा, ये कौन सा क्वेस्ट है? हार्मनी ने समझाया, ये एकेडमी का डंजन क्वेस्ट है, अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो आगे प्रोग्रेस रुक जाती है, इसलिए सब लोग इतने डेस्परेट हैं और किसी भी रिवॉर्ड को छोड़ने के लिए रेडी हैं। जब लोगों को पता चला कि लिन नया स्टूडेंट है तो सब और शॉक हो गए। भीड़ में बातें होने लगीं, लोग कहने लगे, इतना पावरफुल होने के बाद भी वो अभी न्यू स्टूडेंट है। फिर किसी ने ऑफर दिया 1000 पॉइंट्स हर एक, अगर लिन उन्हें कैरी करे। सब लोग इस बात पर अग्री हो गए। लिन ने थोड़ा सोचा, उसके पास अब ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बचे थे। डंजन एंटर करने के लिए भी 2500 पॉइंट्स लगते थे। अगर हर आदमी 1000 पॉइंट्स दे तो वो काफ़ी अर्न कर सकता था। लिन ने हल्का सा मुस्कुराया और उनकी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। लेकिन लिन ने एक कंडीशन रखी, अगर डेजर्ट फ्रूट मिला तो कोई भी उसके लिए कम्पीट नहीं करेगा, ये सिर्फ उसका होगा। लोगों ने सोचा, डेजर्ट फ्रूट मिलना वैसे भी रेयर है, इसलिए सबने तुरंत हाँ कर दिया। लिन के लिए लोगों की संख्या 39 से ज़्यादा थी। सब अंदर जाना चाहते थे, इस वजह से भीड़ और शोर बढ़ गया। लोग जोर जोर से बोल रहे थे उन्हें सिलेक्ट किया जाए। डंजन हॉल नॉइजी हो गया। तभी हार्मनी ने जोर से चिल्लाया, सब लाइन में खड़े हो जाओ, अगर तुम लोग लिन को डिस्टर्ब करोगे तो वो किसी को भी अंदर नहीं ले जाएगा। ये सुनते ही सब लोग तुरंत लाइन में लग गए। 1 मिनट के अंदर पूरी लाइन प्रॉपर हो गई। लिन ने हार्मनी की तरफ देखा और उसे थैंक्स बोला। फिर उसने पूछा, क्या उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है? हार्मनी मुस्कुराई और बोली, हाँ, उसने अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। लिन ने ये फेवर याद रखा और कहा, अगर फ्यूचर में उसे किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उससे कह सकती है। हार्मनी खुश हो गई और थोड़ा मजाक में बोली, जब टाइम आएगा तो मना मत करना। लिन ने हल्का सा सिर हिला दिया। फिर 40 प्लेयर्स डंजन में एंटर हुए। टायरेंट डेजर्ट वही था, रेत उड़ रही थी और तेज धूप थी। लिन ने सबको कहा उसके पीछे फॉलो करें। ठंडी हवा के साथ उसकी स्केलेटल आर्मी जमीन से बाहर आई। हालांकि कुछ स्केलेटन्स पहले वाली फाइट से अभी पूरे रिकवर नहीं हुए थे, लेकिन आर्मी फिर भी काफ़ी बड़ी थी। लिन ने कमांड दिया, डेजर्ट ओएसिस को ढूंढो। लगभग 200 समंड क्रीचर्स देखकर ग्रुप शॉक हो गया। उन्होंने कभी इतनी बड़ी समंड आर्मी नहीं देखी थी। जल्द ही उन्हें पहली वेव मिली, लेवल 25 डेजर्ट घोस्ट ट्रीज, जो तुरंत मार दिए गए। स्केलेटल वॉरियर्स बिना रुके अपने स्किल्स यूज कर रहे थे और स्केलेटल मेजर्स दूर से रैपिड अटैक्स कर रहे थे। मॉन्स्टर्स बहुत जल्दी खत्म हो गए और सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगा ओएसिस तक पहुंचने में। लिन ने नोटिस किया कि हर मॉन्स्टर सिर्फ 7500 एक्सपीरियंस दे रहा है। उसने हल्का सा सांस ली। ग्रुप के साथ डंजन करने से एक्सपीरियंस कम मिलता है, लेकिन पॉइंट्स का फायदा काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए वो सैटिस्फाइड था। स्केलेटल वॉरियर्स ओएसिस की तरफ चार्ज कर गए। जैसे एक्सपेक्टेड था, उन्हें बहुत सारे जायंट डेजर्ट स्कॉर्पियंस मिले, लेकिन इस बार उन्होंने डायरेक्ट फाइट नहीं की, बल्कि उन्हें खींचकर वाटर चैनल्स के पास ले गए। स्केलेटल वॉरियर्स अपनी स्पीड कंट्रोल कर रहे थे ताकि स्कॉर्पियंस उनके पीछे बने रहें। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए और ज़्यादा स्कॉर्पियंस उनके साथ जुड़ते गए। भीड़ में लोग समझ गए लिन मॉन्स्टर्स को काइट कर रहा है। सब सोच रहे थे अब स्केलेटल मेजेस एओई स्किल यूज करेंगे, लेकिन सबके सामने एक स्केलेटल वॉरियर ने पहला स्कॉर्पियन मार दिया। लिन ने हाथ उठाया और जोर से बूम हुआ। रेत हर तरफ उड़ गई। लिन ने कॉप्स एक्सप्लोजन यूज किया और लगातार यूज करता रहा जब तक सारे डेजर्ट स्कॉर्पियंस खत्म नहीं हो गए। लोग अपना एक्सपीरियंस तेज बढ़ता देख रहे थे और लिन की पावर से डर और शॉक में थे। लिन ने सबको कहा वो यहीं रुककर वेट करें और वो खुद एंट केव की तरफ चला गया और मॉन्स्टर्स को अकेला ही खत्म करने लगा। पीछे रह गए लोग उसे देखते रहे।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ 3 घंटे में इतना आगे बढ़ गए। 20 मिनट बाद ग्रुप पाम ट्रीज के नीचे बैठा था। ठंडी जगह पर कुछ लोगों ने सोचा क्यों न वो खुद एक मॉन्स्टर पुल करें। उन्हें लगा जब लिन इतनी आसानी से कर रहा है तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। कुछ लोग इस आइडिया पर अग्री हो गए। उन्होंने सोचा उनकी लेवल लिन से ज़्यादा है तो वो ईजिली हैंडल कर लेंगे। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद उन्होंने गलती से एक नहीं 2 स्कॉर्पियंस पुल कर लिए। टैंक ने तुरंत अपनी शील्ड उठाई और एग्रो लेने की कोशिश की। हीलर को बोला हीलिंग स्टार्ट करो, लेकिन ग्रुप में पैनिक फैल गया। उन्हें समझ आ गया ये मॉन्स्टर्स उतने ईजी नहीं हैं। दोनों स्कॉर्पियन सीधा उन पर चार्ज कर गए। टैंक्स फ्रंट में खड़े हो गए, डिफेंसिव स्टैंस लेकर। एक स्कॉर्पियन ने टैंक को हिट किया और उसका हेल्थ लगभग खत्म हो गया। सब शॉक हो गए, अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था। हीलर्स ने जल्दी जल्दी हीलिंग स्पेल्स यूज़ किए ताकि सब जिंदा रह सकें। मेजेस और मेले डीपीएस अटैक करने लगे, लेकिन उनका डैमेज स्कॉर्पियन पर कोई खास असर नहीं कर रहा था, जैसे वो सिर्फ हल्का सा स्क्रैच कर रहे हों। कुछ मिनट तक लगातार अटैक करने के बाद भी स्कॉर्पियन का हेल्थ बहुत कम डिक्रीज हुआ। फ्रंट लाइन वाले लो हेल्थ पर आ गए तो दूसरा ग्रुप उन्हें रिप्लेस करने आया। काफ़ी मुश्किल फाइट के बाद वो एक स्कॉर्पियन को मार पाए। सब लोग सांस ले रहे थे, थके हुए और हैरान थे। इतना मुश्किल एक ही मॉन्स्टर था। तब उन्हें समझ आया लिन कितना पावरफुल है। दूर से सिस्टम प्रॉम्प्ट्स आते रहे। लिन ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। लिन ने सोचा ये लोग बिल्कुल शांत नहीं रह सकते। तभी एक टैंक ने चिल्लाकर याद दिलाया अभी एक और स्कॉर्पियन बाकी है। सबको याद आया और वो टेंशन में आ गए। उनकी हेल्थ और माना लगभग खत्म हो चुकी थी। सबको पछतावा हुआ कि उन्होंने लिन की बात नहीं मानी और अपनी मर्जी से फाइट की। तभी बचा हुआ स्कॉर्पियन फ्रंट लाइन तोड़कर बैक लाइन की तरफ बढ़ा। सिचुएशन डेंजरस हो गई। तभी आसमान से स्केलेटल वॉरियर्स नीचे आए। उन्होंने रैम्पेज स्ट्राइक यूज किया और तुरंत स्कॉर्पियन को मार दिया। ग्रुप शॉक में रह गया। जो काम वो इतनी देर में नहीं कर पाए, एक स्केलेटन ने 1 सेकंड में कर दिया। सब लोग हैरान रह गए। इतनी देर की स्ट्रगल के बाद एक स्केलेटन ने एक ही हिट में स्कॉर्पियन को खत्म कर दिया। तब उन्हें समझ आया लिन ने एक स्केलेटल वॉरियर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ा था, वरना वो सब मर जाते। 20 मिनट और बीत गए। ग्रुप के कुछ लोग सोच रहे थे लिन अभी तक कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं मार रहा। किसी ने कहा शायद वो फिर से मॉब्स पुल कर रहा है। तभी उन्हें बहुत सारे सिस्टम नोटिफिकेशंस दिखे। जब वो बाहर बैठकर बात कर रहे थे कि क्वीन एंड बॉस कितनी स्ट्रांग होगी, तभी अंदर लिन ने कॉप्स एक्सप्लोजन यूज करके क्वीन एंट को इंस्टेंट मार दिया। सबको नोटिफिकेशन मिला, लेवल 28 डेजर्ट क्वीन एंट डिफीट। लिन वापस आया और सबको बोला रेडी हो जाओ, अब सीधा टायरेंट कैसल चलना है। वो डंजन को जल्दी क्लियर करना चाहता था ताकि उसे रीसेट करके डेजर्ट फ्रूट ढूंढ सके। जब वो बड़े कैसल के पास पहुंचे जिसके गेट्स बहुत स्ट्रांग थे और हंड्रेड्स लायन ट्राइब सोल्जर्स थे, लिन ने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैकेनिक्स समझने की जगह उसने डायरेक्ट अप्रोच ली। उसने हंड्रेड्स लायन ट्राइब वॉरियर्स की बॉडीज गेट के सामने जमा की, फिर कॉप्स एक्सप्लोजन यूज किया और गेट तुरंत टूट गया। ग्रुप ने पहली बार देखा कि ऐसा भी किया जा सकता है। वो आगे बढ़ते गए और डंजन क्लियर करते हुए टायरेंट के थ्रोन तक पहुंच गए। एक जोरदार रोर पूरी जगह में गूंज गया। सब लोग डर गए और पीछे हटने लगे। टायरेंट लिन को नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में तनाव और मजाक था, लेकिन लिन बिल्कुल काम था। लिन हल्का सा मुस्कुराया और बोला हम फिर मिल गए, लेकिन इस बार मैं जल्दी में हूं। उसने हाथ उठाया और स्केलेटल आर्मी को कमांड दिया, टायरेंट पर अटैक करो। साथ ही उसने स्लो कर्स यूज किया और सोल फ्लेम लगातार कास्ट करने लगा। टायरेंट अब उतना डेंजरस नहीं लग रहा था, जैसे वो लिन के सामने सिर्फ एक टॉय हो। ग्रुप के कुछ लोग फाइट ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन दूसरों ने मजाक में कहा जाओ, बस डर के मारे रो मत देना। सब देख रहे थे फाइट कितनी इजीली हो रही थी। कुछ ही देर में सिस्टम नोटिफिकेशन आया, लेवल 31 टायरेंट डिफीट। सब लोग रिलीफ और खुशी से भर गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वो इस क्वेस्ट में 1-2 साल से अटके हुए थे। अब फाइनली ये कंप्लीट हो गया। सब ने लिन का नाम लिया और उसे थैंक किया। सब लोग टेलीपोर्ट हो गए और डंजन से बाहर आ गए। लिन भी एग्जिट से बाहर आया। वहां फिर से भीड़ जमा हो गई। उसने हारमनी से कहा नेक्स्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करे। तभी किसी ने मार्क को रिपोर्ट भेजी कि लिन डंजन से बाहर आ गया है। मार्क ने अपने आदमी को कहा लिन का पीछा करो और देखो वो डंजन कैसे क्लियर करता है।
उधर डंजन हॉल में टायरन डेजर्ट के एंट्रेंस से बाहर तक लंबी लाइन लग चुकी थी। इतने लोग पहले कभी नहीं थे। लिन भी इतनी भीड़ देखकर थोड़ा हैरान हुआ। हारमनी मुस्कुराई और बोली, ये सब लोग तुम्हारे साथ डंजन क्लियर करना चाहते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को भी ले आए हैं क्योंकि ये क्वेस्ट बहुत टाइम से पेंडिंग है। टीम जल्दी फिल हो गई और लिन ने रूल्स दोबारा बता दिए। सब ने खुशी खुशी मान लिया। थोड़ी ही देर में लिन ने 39 प्लेयर्स के साथ फिर से डंजन एंटर किया। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे डेजर्ट फ्रूट मिल गया। ओपनिंग सेरेमनी में अभी भी लगभग 1.5 दिन बाकी था। लिन ने डिसाइड किया वो डंजन बार बार क्लियर करेगा ताकि ज्यादा पॉइंट्स अर्न कर सके। टीम ने पहले मॉन्स्टर्स एनकाउंटर किए और जैसे पहले सब लोग फिर से शॉक्ड हो गए लिन की एबिलिटीज देखकर। जल्दी ही वो बॉस तक पहुंच गए और इस बार सिर्फ 7 घंटे में डंजन क्लियर हो गया। पुराना रिकॉर्ड पूरी तरह टूट गया। सब लोग खुशी से डंजन से बाहर टेलीपोर्ट हो गए, लेकिन एक आदमी अंदर ही रह गया। वो सोच रहा था ये सब बहुत डेंजरस है, उसे जल्दी से मार्क को रिपोर्ट देनी होगी। उधर 100 माइल स्क्वाड में मार्क ने रिपोर्ट सुनी और सोचने लगा, लिन कॉप्स एक्सप्लोजन यूज करता है और उसकी स्केलेटल आर्मी बहुत स्ट्रांग है। अगर उसके समन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और कॉप्स न होने दिए जाएं, तो लिन इजीली हैंडल हो सकता है। मार्क हल्का सा हंसा और बोला, हर क्लास की कुछ वीकनेसेस होती हैं और लिन की वीकनेस उसे मिल गई है। उसकी आंखों में बदले की चमक थी। लिन ने सिर्फ उसे इंसल्ट नहीं किया बल्कि पूरी स्क्वाड की रेपुटेशन खराब कर दी। मार्क ने सोचा, अगर लिन ना होता तो नया रिकॉर्ड 100 माइल स्क्वाड का होता। शायद टायरेंट का हार्ट भी मिल जाता। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने आदमी को कहा, हिडन ड्रैगन स्क्वाड से जेकब को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। कुछ ही देर में जेकब शैजिंग एकेडमी में मार्क से मिलने आया। उधर एक डॉर्म रूम में शार्लेट खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने सिंगल रूम अफोर्ड नहीं किया, इसलिए 2% डॉर्म चूज किया क्योंकि उसे शांति चाहिए थी। 4% डॉर्म बहुत नॉइसी होता है और सिंगल रूम बहुत महंगा था, इसलिए उसने बैलेंस चूज किया। उसके फादर ने उसे कहा था पॉइंट्स बचाकर यूज करें और गोल्ड कॉइन्स ज्यादा यूज करें। तभी उसे समझ आया पॉइंट्स अर्न करना कितना मुश्किल है। शार्लेट को लिन याद आया। उसके पास एग्जाम के बाद ही 30,000 से ज्यादा पॉइंट्स थे। वो सोच रही थी अब उसके पास कितने पॉइंट्स होंगे। नेशनल टॉप स्कोरर होने के बाद ये अमाउंट छोटा नहीं होगा। उसने सुना था लिन कुछ दिन पहले एकेडमी आ चुका है। उसे नहीं पता था लिन अब क्या कर रहा है, लेकिन वो हल्की सी मुस्कुराई। उसे लगा लिन जैसा इंसान यहाँ भी बहुत अच्छा कर रहा होगा। उधर लिन लगातार नए ग्रुप्स के साथ डंजन क्लियर कर रहा था और टायरेंट को बार बार डिफीट कर रहा था और डेजर्ट फ्रूट यूज करके अपने स्किल्स लगातार अपग्रेड कर रहा था। ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं था। वो डंजन बार बार क्लियर कर रहा था और अपनी पावर हर रन के साथ और बढ़ा रहा था। मीनवाइल वाइट डिवाइन के छोटे कोर्टयार्ड में 3 लोग बैठे थे। एक बुढ़ा आदमी गुस्से में था और वाइट डिवाइन से कह रहा था कि वो लड़का बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है। वाइट डिवाइन थोड़ा पजल्ड था। लिन का नेचर काफ़ी काम है, तो वो ट्रबल कैसे क्रिएट कर सकता है। मैंग एनविन भी वहाँ मौजूद था। उसने निंग टायरन के लिए चाय डाली और कहा, पहले शांत हो जाओ और आराम से बताओ। ये बुढ़ा आदमी निंग ई का ग्रैंडफादर है और स्टिंग एकेडमी का प्रिंसिपल भी। निंग टायरन ने सर्विलेंस ऑन की और डंजन हॉल का सीन दिखाया। उसने बताया कि लिन ने लोगों से पॉइंट्स चार्ज किए उन्हें कैरी करने के लिए और टायरन डेजर्ट डंजन क्लियर करवाया। वाइट डिवाइन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। उसने कहा, लोगों को कैरी करके पॉइंट्स लेना कॉमन प्रैक्टिस है, इसे बसिंग कहते हैं। लेकिन निंग टायरन अभी भी गुस्से में था। निंग टायरन ने वाइट डिवाइन को गुस्से से देखा और बोला, लेकिन लिन ने एक ही रन में 39 लोगों को ले गया और उनमें से ज्यादा लोग सालों से इस टास्क में अटके हुए थे। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वाइट डिवाइन ये सुनकर जोर से हंसा। उसे बाकी बातों से मतलब नहीं था। उसे सिर्फ ये इंटरेस्टिंग लगा कि लिन 39 लोगों को अकेला ले गया। उसने अपनी झांग पर हाथ मारा और बोला, काश उसने अपने टाइम में ऐसा सोचा होता। फिर उसने सोचा शायद वो खुद भी अकेला क्लियर नहीं कर पाता। वो मुस्कुराया और निंग टायरन से पूछा, लिन ने कितने पॉइंट्स चार्ज किए? कहीं उसने उन पर दया तो नहीं दिखाई? ये सुनते ही निंग टायरन और गुस्सा हो गया। उसने जोर से पत्थर की टेबल पर हाथ मारा। लगभग टेबल टूट गई
उसने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता अकेडमी इन टास्क्स को क्यों सेट करती है? ये टास्क्स खासकर लार्ज स्केल डंजन्स के लिए इसलिए बनाए गए हैं ताकि टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जा सके। जो लोग इन डंजन्स में अटके रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है। व्हाइट डिवाइन आराम से चाय पीते हुए बोला, उसे ये सब पहले से पता है और लिन ने कोई रूल ब्रेक नहीं किया क्योंकि अकेडमी में कैरी होने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। व्हाइट डिवाइन ने निंग टायरन की तरफ देखा और पूछा, कौन सा रूल लिन ने तोड़ दिया? फिर उसने सीरियस टोन में बोला, उसे इन टास्क से काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है। कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि वो टीम नहीं बना पाते। इंट्रोवर्ट होने की वजह से या सोशल स्किल्स कम होने की वजह से वो मंथ्स या ईयर्स वेस्ट कर देते हैं सिर्फ इन टास्क्स में अटक कर। व्हाइट डिवाइन के हिसाब से लिन ने एक अच्छा काम किया है और अकेडमी सिस्टम को बदलने का टाइम आ गया है। मैंग एनविन ने भी चाय का सिप लिया और व्हाइट डिवाइन की बात से अग्री किया। उसने कहा, अकेडमी का सिस्टम बहुत पुराना है, हंड्रेड्स ऑफ सालों पुराना, और अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। निंग टायरन इतना गुस्सा हो गया कि वो लगभग स्टीम छोड़ रहा था। वो तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन व्हाइट डिवाइन अभी भी हंसता रहा और बोला, इतनी उम्र में इतना गुस्सा मत करो। व्हाइट डिवाइन ने कैजुअल लेकिन थोड़ा थ्रेटनिंग टोन में कहा, अगर निंग टायरन लिन को हाथ लगाएगा तो वो खुद डंजन हॉल तोड़ देगा। ये सुनकर निंग टायरन का चेहरा बदल गया। उसे पता था व्हाइट डिवाइन मजाक नहीं करता। निंग टायरन गुस्से में वहां से चला गया। मैंग एनविन हल्का सा हंसा और बोला, ओल्ड निंग का टेम्पर कभी चेंज नहीं होगा। व्हाइट डिवाइन मुस्कुराया और बोला, वो हमेशा से ऐसा ही है और दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे हैंडल कर सकता है। मैंग एनविन मुस्कुराया और समझ गया व्हाइट डिवाइन किसकी बात कर रहा है। मीनवाइल टायरन डेजर्ट में लिन फिर से अंदर एंटर हुआ और फेमिलियन डेजर्ट ओएसिस पर पहुंच गया। इस बार वो काफ़ी लकी था। यूज़ कर बार डेजर्ट फ्रूट मिला। इन फ्रूट्स का यूज़ करके उसने स्केलेटल आर्मर को लेवल 21 तक अपग्रेड कर लिया। अब स्केलेटल आर्मर 2100 वाइटैलिटी और 2100 डिफेंस देता था। उसके टैलेंट एम्प्लीफिकेशन के साथ ये स्टैट्स 21,000 तक बढ़ गए। ये एक मेज के शील्ड या नाइट के डिफेंस से भी ज़्यादा था और ये दूसरे पार्टी मेंबर्स पर भी अप्लाई हो सकता था। अब अगर वो टायरेंट के सामने खड़ा हो तो शायद डायरेक्ट हिट लेने पर भी इंजर्ड ना हो। स्केलेटल आर्मर मैक्स होने के बाद लिन ने स्लो कर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे स्किल लेवल बढ़ा, उसका रेड ग्लो और स्ट्रांग होता गया और उसका रेंज भी बढ़ता गया। लेवल 21 पर इसका रेंज 105 मीटर हो गया। इसका स्लोइंग इफेक्ट 50% से बढ़कर 105% हो गया, मतलब एनिमी ऑलमोस्ट स्लो मोशन में आ जाता। लिन ने इसे एक डेजर्ट स्कॉर्पियन पर टेस्ट किया, जो पहले फास्ट चार्ज करता था, अब धीरे धीरे मूव कर रहा था। लिन सैटिस्फाइड था। अब सिर्फ कॉप्स एक्सप्लोजन लो लेवल पर था। ये स्किल लेवल अप करना थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि इसके लिए कॉप्सेस चाहिए होते हैं और यूज़ करने के बाद कोई कॉप्स बचता नहीं। इस वजह से इस स्किल को प्रैक्टिस करना मुश्किल था। लिन ने लास्ट ग्रुप को जल्दी से डंजन क्लियर करवाया और डंजन हॉल से बाहर आ गया। ओपनिंग सेरेमनी में अभी भी 1 घंटा बाकी था। एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही आ चुके थे। शार्लेट और मे अपने डॉर्म से साथ में निकली। शार्लेट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी रूममेट मे होगी, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसके साथ थी। एक रात साथ रहने के बाद उनकी बॉन्डिंग जल्दी स्ट्रांग हो गई। शार्लेट मुस्कुरा कर बोली, वो अब से मे को ट्रीट करेगी। मे ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन वो लिन से ज़्यादा सोशल थी। कम से कम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर लेती थी। उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से मैच करती थी। थोड़ी दूर उन्होंने फंग को देखा। वो लॉन्ग रोब पहने हुए था और उसकी बैक पर स्वॉर्ड थी। वो हमेशा की तरह काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। फंग का प्रेजेंस काफ़ी अट्रैक्टिव था। आसपास की लड़कियां उसे देख रही थीं। जल्दी ही फंग ने भी शार्लेट और मे को देख लिया और उनके पास आ गया, उन्हें ग्रीट किया। शार्लेट ने मुस्कुराकर फैंग की पॉपुलैरिटी पर कमेंट किया। फैंग ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन दिया। उसे यह सब थोड़ा ट्रबलसम लगता था। मैंने टॉपिक चेंज किया और पूछा, क्या तुमने लिन को देखा है? शार्लेट ने सिर हिला दिया और बोला, वो ज़रूर आएगा। फैंग ने भी अग्री किया। लिन धीरे धीरे एकेडमी स्क्वायर की तरफ आया। लास्ट डंजन रन के बाद वो लेवल 22 पर पहुंच चुका था। जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, उसकी स्किल्स भी ऑटोमेटिकली लेवल अप हो गई। अब उसे अपने प्रोफेशन का क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया था। अगर वो अपनी स्किल्स को मैक्स लेवल तक ट्रेन करे तो वो उसके लेवल के साथ ही ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगी। टोटल 8 रन्स में, जिसमें से 6 रन्स उसने लोगों को कैरी किया। अब उसके पास 3,50,000 पॉइंट्स हो चुके थे। लेकिन लिन को ये अमाउंट अभी भी काफ़ी नहीं लग रहा था।
उसने कैलकुलेट किया, एक इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल 80,000 पॉइंट्स का होता है और 3,50,000 में सिर्फ 4 ही आ सकते हैं। इतनी सारी स्किल्स होने के बाद नई स्किल मिलने का चांस काफ़ी कम हो गया था। लिन ने हल्का सा साई किया, उसे और पॉइंट्स अर्न करने पड़ेंगे। टाइम चेक करने पर सिर्फ 30 मिनट बाकी थे। वो जल्दी से एकेडमी स्क्वायर की तरफ बढ़ा। एकेडमी स्क्वायर में लगभग सारे फ्रेशमैन ऑलरेडी आ चुके थे। ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। शार्लेट, फैंग और मैं थोड़े एंग्शियस हो गए। 10 मिनट से भी कम टाइम बचा था। शार्लेट ने सोचा कहीं लिन सो तो नहीं गया, लेकिन उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। तभी फैंग ने एक डायरेक्शन में देखा और बोला, वो आ गया, लिन आ रहा है। लिन सीधा उनके पास आया। उन तीनों ने तुरंत नोटिस किया कि वो और स्ट्रांग हो गया है। उसके आसपास एक अलग सी ऑरा थी, जैसे वो अभी अभी डंजन से निकला हो। बहुत लोगों ने उसे पहचान लिया। नेशनल टॉप स्कोरर होने की वजह से लोग उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग उसे एडमायर कर रहे थे, कुछ जेलस थे और कई लोग उससे डर रहे थे। शार्लेट ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया। लिन ने उन्हें देखा और रेयर स्माइल दी। उसकी औरत तुरंत काम हो गई। मैंने सीधा पूछा, तुम अब किस लेवल पर हो? लिन ने कामली जवाब दिया, लेवल 22। शार्लेट शॉक हो गई और जोर से रिएक्ट करने वाली थी, लेकिन तुरंत अपना मुंह कवर कर लिया। फैंग भी काफी सरप्राइज था। इतने कम टाइम में इतना फास्ट लेवल अप? लिन ने बस इतना बोला, वो डंजन्स ग्राइंड कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो लोगों को कैरी कर रहा था। अगर वो सोलो रन करता तो शायद अब तक लेवल 24 या 25 होता। फैंग को एकेडमी के डंजन हॉल के बारे में पता था। वहाँ बहुत सारे डंजन्स थे और पॉइंट्स देकर कूलडाउन रीसेट किया जा सकता था। फैंग और शार्लेट दोनों स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थे, इसलिए ये सब उन्हें पहले से पता था। लेकिन मे के लिए ये सब नया था। वो चुपचाप सुन रही थी। शार्लेट ने कहा, पॉइंट्स अर्न करना इतना ईजी नहीं होता। लिन को अपने पॉइंट्स वेस्ट नहीं करने चाहिए। लिन ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा पॉइंट्स कमाना मुश्किल है, लेकिन डंजन कैरी करके काफ़ी अर्न किया जा सकता है। तभी ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई। सब स्टूडेंट्स अपनी जगह खड़े हो गए। स्टेज पर काफ़ी प्रोफेसर्स और ऑफिशियल्स खड़े थे। उनमें से एक ने स्पीच स्टार्ट की। उसने सब फ्रेशमैन को वेलकम किया और कहा, तुम सब अपने स्कूल्स के प्रोडिजी हो, लेकिन यहाँ आकर तुम्हें सब कुछ फिर से स्टार्ट करना होगा। उसने ज़्यादा फॉर्मल बात नहीं की, सीधा मेन टॉपिक पर आ गया। एकेडमी को 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जनरल एकेडमी, एलीट एकेडमी स्क्वाड्स और टॉप एकेडमी स्क्वाड्स। यहाँ स्टूडेंट्स को ऐसे नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अलग अलग सेक्शंस में रिसोर्सेज भी डिफरेंट होंगे। स्पीकर ने कहा, यहाँ सर्वाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वरना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। फिर उसने ओपनिंग सेरेमनी की एक ट्रेडिशन बताई जो सब लोग ईगरली वेट करते हैं। फ्रेशमैन और सीनियर स्टूडेंट्स के बीच चैलेंज सेगमेंट। सीनियर स्टूडेंट्स फ्रेशमैन को चैलेंज कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स स्टेक करते हैं। फ्रेशमैन चैलेंज एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेशमैन जीत गया तो वो सीनियर के पॉइंट्स ले लेगा और अगर हार गया तो उसका कुछ भी लॉस नहीं होगा। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी पॉइंट्स अर्न करने की और सीनियर्स की स्ट्रेंथ देखने की। ड्यूलिंग स्टेज पर एक स्पेशल मैजिक फॉर्मेशन थी जो दोनों फाइटर्स का लेवल इक्वल कर देती थी। जो लोअर लेवल होता उसके अकॉर्डिंग दोनों का लेवल सेट हो जाता। स्किल्स भी एडजस्ट हो जाती थीं। अगर किसी का लेवल 20 से नीचे हो तो लेवल 20 से ऊपर की स्किल्स यूज़ नहीं कर सकता। सेफ्टी का भी पूरा सिस्टम था। एक प्रोटेक्टिव बैरियर था जो फेटल अटैक को नॉन लीथल बना देता और डिवाइन लेवल हीलर्स हमेशा रेडी रहते थे। एकेडमी ने हर चीज़ का ध्यान रखा था। ये सब सुनकर कई फ्रेशमैन एक्साइटेड हो गए। वो सीनियर्स से फाइट करना चाहते थे। सीनियर स्टूडेंट्स मुस्कुराते हुए देख रहे थे, जैसे वो इस मोमेंट का वेट कर रहे थे। एक सीनियर लॉन्ग बो के साथ आया और एक फ्रेशमैन को चैलेंज किया। वो फ्रेशमैन अपने प्रोविंस का टॉप स्कोरर था और उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। एक के बाद एक सीनियर स्टूडेंट्स फ्रेशमैन को चैलेंज करने लगे। ये एकेडमी का प्लान था, फ्रेशमैन का ईगो तोड़ने के लिए। कुछ लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, कुछ ने मना कर दिया। तभी एक आवाज़ आई, लिन, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। सबकी नज़र उस तरफ गई। ये जेकब था। उसने फिर से बोला, तुम नेशनल टॉप स्कोरर हो, क्या तुम चैलेंज एक्सेप्ट करोगे या तुम्हें डर लग रहा है? उसका टोन क्लियरली प्रोवोकिंग था। लिन ने ऊपर देखा और उसे पहचान लिया।
ये वही था जो पहले भी मिला था। जेकब ने लगातार प्रोवोक करना कंटिन्यू किया, आंसर देने के लिए फोर्स किया। लिन ने शांत टोन में पूछा, कितने पॉइंट्स टेक करोगे? जेकब ने बिना सोचे बोला, 5000 पॉइंट्स। लिन ने सर हिला दिया और बोला, ये अमाउंट काफ़ी नहीं है। जेकब थोड़ा शॉक हो गया, उसे लगा 5000 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। उसने पूछा, कितने पॉइंट्स चाहिए? लिन ने एक उंगली उठाई और बोला, 1 लाख से कम नहीं। पूरी एकेडमी एकदम से शांत हो गई। इतने पॉइंट्स किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ज़्यादातर सीनियर्स के पास कुछ हजार पॉइंट्स ही होते थे, 10,000 से ऊपर रेयर था। जेकब ने हंसी उड़ाई और बोला, तुम्हें पता भी है 1 लाख पॉइंट्स क्या होते हैं? फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास इतने पॉइंट्स हैं? लिन ने जवाब नहीं दिया, वो और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था। उसने कहा, मेरे पास जितने भी पॉइंट्स हैं सब स्टेक करूंगा। अगर तुम जीते तो सब तुम्हारे, अगर तुम हारे तो उतने ही पॉइंट्स तुम्हें देने होंगे। लिन ने वर्ड सीनियर पर जोर दिया, जो जेकब को और इरिटेट कर गया। शार्लेट हैरान थी, लिन इतना बोल रहा था, ये अनयूजुअल था। वो समझ गई इसके पीछे कोई रीज़न है। जेकब हेजिटेट करने लगा। सब लोग उससे देख रहे थे, आंसर का वेट कर रहे थे। चैलेंज उसने दिया था और अब वो खुद अनश्योर लग रहा था। उसने सोचा, एक फ्रेशमैन के पास इतने पॉइंट्स नहीं होंगे। अपने ट्रम्प कार्ड्स याद करके उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ऊपर आसमान में वाइट डिवाइन और दूसरे लोग ये सब देख रहे थे। वो हंस रहे थे और सोच रहे थे, जेकब कितना बेवकूफ़ है, बिना समझे अपोनेंट को चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ी देर में अरीना क्लियर हो गया और सिर्फ लिन और जेकब रह गए। जैसे ही दोनों अरीना में आए, उनकी इन्फो डिस्प्ले हो गई। जेकब लेवल 21 वॉरलॉक 100 माइल स्क्वाड, लिन नेशनल टॉप स्कोरर लेवल 22 नेक्रोमांसर। सब लोग शॉक हो गए। लेवल 22 फ्रेशमैन, ये अनहर्ड था। कई सीनियर्स पहले ही लिन के बारे में सुन चुके थे। कुछ लोग उसे डंजन में कैरी भी करवा चुके थे। सबको पता था वो एक रन में लगभग 40,000 पॉइंट्स कमा रहा है। लोग बात कर रहे थे, जेकब मुश्किल में है। अरीना के अंदर मैजिक बैरियर के वजह से वो बाहर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। जेकब ने कोल्ड स्माइल के साथ बोला, नेशनल टॉप स्कोरर होने से कुछ नहीं होता। लिन ने कामली जवाब दिया, तुम्हारा लेवल मुझसे कम है। ये सुनते ही जेकब का चेहरा बदल गया, लेकिन वो फिर भी बोला, मेरे पास बचपन से टॉप टैलेंट है। मैं एकेडमी में आया अपने आप को ट्रेन करने और टॉप स्क्वाड्स ज्वाइन किए। मेरे जैसे जीनियस से तुम कंपेयर नहीं कर सकते। लिन ने फिर वही कहा, तुम्हारा लेवल मुझसे कम है। जेकब गुस्से में आ गया और बोला, रियल बैटलफील्ड में कॉम्बैट अवेयरनेस इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्लास से कुछ नहीं होता। लिन ने फिर से रिपीट किया, तुम्हारा लेवल मुझसे कम है। अब जेकब कंट्रोल खो बैठा और उसने लिन की फैमिली को गाली दे दी। लिन की आंखों में एक पल के लिए किलर इंटेंट चमका। लिन की आंखों का लुक देखकर जेकब 1 सेकंड के लिए डर गया। ये वही नज़र थी जो उसने पहले भी देखी थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और सोचा, एकेडमी के अंदर कोई किसी को मार नहीं सकता। फिर वो हंसा और बोला, तुम्हारी समनिंग यहाँ काम नहीं करेगी और यहाँ कोई कॉप्स भी नहीं है, मतलब तुम बिल्कुल यूजलेस हो। लिन ने ठंडे टोन में कहा, अगर हम एकेडमी में नहीं होते तो तुम अब तक मर चुके होते। उसने समन किया एक स्केलेटल वॉरियर, जो तुरंत जेकब की तरफ दौड़ा। जेकब ने एक पर्पल क्रिस्टल निकाला और उसे तोड़ दिया। अगले ही पल स्केलेटल वॉरियर गायब हो गया। लिन को समझ आ गया, उसकी समनिंग सील हो गई है। जेकब जोर से हंसा और बोला, अब तुम बिल्कुल हेल्पलेस हो। ये समन सीलिंग क्रिस्टल है, सिर्फ समनर्स को काउंटर करने के लिए बना है। उसने अपना स्टाफ उठाया और फ्लेम्स अनलीश कर दी। वो एक्सपेक्ट कर रहा था लिन पैनिक करेगा, लेकिन लिन बिल्कुल काम था। ऊपर आसमान में लोग ये सब देख रहे थे और समझ गए ये क्रिस्टल जेकब को खुद नहीं मिला, कोई और लिन के अगेंस्ट प्लान बना रहा है। वाइट डिवाइन बिल्कुल टेंशन फ्री था। उसे पता था लिन सिर्फ समनर नहीं है, अगर कोई उसे अंडर एस्टिमेट करेगा तो उसे हेवी प्राइस देना पड़ेगा। अरीना में लिन ने हाथ उठाया और स्केलेटल आर्मर एक्टिवेट किया। जेकब का फायर अटैक सीधा लिन पर गिरा और पूरा अरीना आग से भर गया। जेकब जोर जोर से हंसा, उसे लगा वो जीत गया। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है जलने का फील? लेकिन अगले ही पल आग के अंदर से लिन आराम से बाहर आया, जैसे वो गार्डन में वॉक कर रहा हो।
उसके बॉडी पर स्केलेटल आर्मर चमक रहा था और आग उसे टच भी नहीं कर पा रही थी। लेवल मैच होने के बाद भी ये आर्मर इतना स्ट्रांग था कि जेकब का अटैक बिल्कुल यूजलेस हो गया। जेकब शॉक हो गया और चिल्लाया, ये कैसे पॉसिबल है? उसने और फायरबॉल्स और आइस एरोज लगातार यूज किए, लेकिन सब अटैक्स स्केलेटल आर्मर पर ब्लॉक हो गए। लिन ने शांत टोन में कहा, खत्म हो गया, तुम बहुत वीक हो। लिन के हाथ में ग्रीन फ्लेम जल उठी। एक छोटी सी चिंगारी सीधा जेकब के सिर पर गिर गई। अगले ही पल अरीना में दर्द भरी चीख गूंज उठी। जेकब जमीन पर गिर गया, अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगा। उसकी आंखों और कानों से खून निकलने लगा। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई। अगले सेकंड वो अरीना से गायब हो गया। आसमान से एक लाइट बीम उतरी और एकेडमी का डिवाइन हीलर उसे ट्रीट करने लगा। हीलर ने सोचा, अगर प्रोटेक्टिव बैरियर ना होता तो जेकब वहीं मर चुका होता। ऑडियंस को समझ ही नहीं आया कब फाइट स्टार्ट हुई और कब खत्म हो गई। जो लोग एक इंटेंस बैटल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सब शॉक में रह गए। हीलिंग के बाद जेकब धीरे धीरे रिकवर हुआ, लेकिन उसकी आंखों में गहरा डर था। जब लिन ने उसकी तरफ देखा तो वो फिर से कांप गया। अब उसे समझ आ गया था वो हार चुका है, लेकिन जिंदा रहना ही सबसे बड़ा रिलीफ था। तभी डीन स्टेज पर आया और अनाउंस किया, इस मैच का विनर लिन है। जब उसने पॉइंट्स चेक किए तो वो भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसने अनाउंस किया, अग्रीमेंट के हिसाब से जेकब को लिन को 3,58,000 पॉइंट्स देने होंगे। ये सुनते ही जेकब चिल्लाया और जमीन से उठकर खड़ा हो गया, शॉक में। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जेकब पागल की तरह चिल्लाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन के पास 3,58,000 पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं। साथ ही वो डायरेक्टर चू पर भी डाउट करने लगा और बोला, शायद उनसे कोई मिस्टेक हो गई है। डायरेक्टर चू ने ठंडी नज़र से उसे देखा और कहा, क्या तुम कह रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ? इतने सालों से वो एकेडमी में सर्व कर रहा था और डिसिप्लिन और टीचिंग अफेयर्स का हेड डीन था। उसकी अथॉरिटी बहुत हाई थी। उसकी बात जैसे ठंडी पानी की बाल्टी सीधा जेकब पर गिर गई। जेकब तुरंत संभल गया और जल्दी जल्दी बोला, ये स्लिप ऑफ टंग था, उसका ऐसा मतलब नहीं था। डायरेक्टर चू थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। उसे ज़्यादा गुस्सा जेकब की डिसऑनेस्टी पर आया, ना कि अथॉरिटी चैलेंज होने पर। वो चिल्लाया नहीं, बस कामली बोला, पॉइंट्स ट्रांसफ़र करो। इस बार टोन पहले जैसा सॉफ्ट नहीं था। जेकब का चेहरा पूरी तरह गिर गया और वो घुटनों पर गिर गया। उसने एक्सेप्ट किया उसके पास इतने पॉइंट्स नहीं हैं। डायरेक्टर चू ने सीधा ऑर्डर दिया, जो पॉइंट्स तुम्हारे पास हैं वो ट्रांसफ़र करो। 1,28,000 पॉइंट्स तुरंत लिन को दे दो। बाकी 2,30,000 पॉइंट्स तुम्हें 6 महीने के अंदर चुकाने होंगे। अगर तुम फेल हुए तो ये एकेडमिक इंटेग्रिटी का वायोलेशन होगा और तुम्हें एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, एकेडमी तुम्हारे घर तक जाएगी और डेट रिकवर करेगी। ये सुनते ही पूरा एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। डायरेक्टर चू वहां से चला गया। उसके लिए ये पहली बार था कि किसी ने उसकी अथॉरिटी को पब्लिक में चैलेंज किया। लिन के कम्युनिकेटर में एक नोटिफिकेशन आया, 1,28,000 पॉइंट्स ऐड हो चुके थे। लिन स्टेज से नीचे उतर गया। उसने जेकब की तरफ देखा, सिर्फ एक सेकंड के लिए एक कोल्ड इनडिफरेंट नज़र, जैसे ये सब सिर्फ उसकी बेवकूफ़ी का रिजल्ट हो। जेकब जमीन की तरफ देख रहा था। उसे समझ आ गया था ये सब उसकी अपनी गलती थी। वेलकम सेरेमनी अब खत्म हो चुकी थी। वापस जाते वक्त शार्लेट लिन को देख रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, वो इतना स्ट्रांग कैसे बन गया? लिन को कुछ समझ नहीं आया, क्या बोले? शार्लेट लगातार पूछती रही, क्या मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ डंजन आ सकती हूँ? लिन ने हल्की सी स्माइल के साथ सिर हिला दिया। शार्लेट तुरंत खुश हो गई। तभी लिन का कम्युनिकेटर वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज वाइट डिवाइन का था। उसने कहा, रेडी हो जाओ, 1 घंटे में निकलेंगे। ये टाइम था युआन बैटलफील्ड का। ये सुनते ही शार्लेट, फंग और मे तीनों शॉक हो गए। युआन बैटलफील्ड ह्यूमैनिटी का फ्रंट लाइन था, जहां सालों से एबिसल मॉन्स्टर्स के साथ वॉर चल रहा था। ये जगह डेंजरस भी थी और अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई भी। वहां बहुत सारे डंजन्स और सीक्रेट रियल्म्स थे। तीनों ने रिस्पेक्ट के साथ लिन को कहा, अपना ध्यान रखना, और उसे जाते हुए देखते रहे। लिन ट्रेडिंग पोस्ट पहुंचा। उसने सारे मटेरियल्स और इक्विपमेंट बेच दिए,
जो उसने डंजन रन्स में कलेक्ट किए थे। पॉइंट्स के बदले गोल्ड कॉइन्स लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। सब सेल करने के बाद उसके पास 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स हो गए। लिन ने ट्रेडिंग पोस्ट में बाकी इक्विपमेंट भी देखे, लेकिन उसे कुछ भी लेना ज़रूरी नहीं लगा। लेवल 20 के आइटम्स उसके लिए इतने यूज़फुल नहीं थे। अब वो ज़्यादा रिलाय करता था अपनी स्केलेटल आर्मी और स्केलेटल आर्मर पर। उसने कुछ बेसिक प्रिपरेशंस की, पोशंस लीं और डेली नेसेसिटीज़ खरीदी। टाइम जल्दी बीत गया। 1 घंटे बाद वाइट डिवाइन टाइम पर आ गया। दोनों वापस कोर्टयार्ड गए। वाइट डिवाइन ने आवाज़ लगाई, ओल्ड एम, हमें यूएन बैटलफील्ड ले चलो। ओल्ड एम ने सिर हिला दिया और अपनी एबिलिटी यूज़ की। अगले ही पल आसमान में एक बड़ा स्ट्रक्चर अपीयर हुआ। ये डिवाइन टावर था, वही टावर जो लिन ने पहले मर्मेड आइलैंड पर देखा था। ये टावर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं था, इसके पास बहुत स्पेशल फंक्शंस थे। इससे ट्रायल भी चैलेंज किया जा सकता था। वाइट डिवाइन ने लिन की तरफ देखा और बोला, अभी जल्दी मत करो, सेकंड प्रोफेशन ट्रांसफ़र के बाद ट्राई करना। टावर से रंग बिरंगी रोशनी निकली और आसमान में रून्स अपीयर होने लगे। ये रून्स मिलकर टेलीपोर्टेशन अरे बन गए। दोनों उसके अंदर आ गए और एक ब्राइट फ्लैश के साथ गायब हो गए। इस बार टेलीपोर्टेशन थोड़ा लंबा चला। जब वो पहुंचे, लिन ने तुरंत फील किया, ये जगह अलग है। हवा में एक वाइल्ड फील था और खून की स्मेल भी थी, साथ ही एक ठंडी सी डर वाली फीलिंग। वो युआन बैटलफील्ड पर आ चुके थे। लिन ने ब्राउ सिकोड़ा। उसे ये फीलिंग पहले भी आई थी जब अबिसिल डीमंस ने बैटलिंग रियल में अटैक किया था। ये वही सेम एटमॉस्फेयर था। वो टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर आए। कासिल के ऊपर एक स्फीयर घूम रहा था। उस पर आंखें थीं जो खुलती बंद होती थीं। वाइट डिवाइन ने बताया, ये डीमन वॉचिंग आई है। ये अबिस के मूवमेंट को मॉनिटर करता है ताकि कोई सरप्राइज अटैक ना हो। वे आगे बढ़े एक बड़े कैसल के पास, जिसकी वॉल्स पर सोल्जर्स खड़े थे। हर सोल्जर एक पावरफुल प्रोफेशनल था, स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ। जैसे ही वाइट डिवाइन दिखा, सबने रिस्पेक्ट के साथ सिर झुका दिया और चेस्ट पर हाथ रखकर सल्यूट किया। वाइट डिवाइन ने लिन को बताया, उसके शोल्डर पर जो 5 स्टार पर्पल बैज है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ लोग बैज को रिस्पेक्ट करते हैं। लिन को पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन वाइट डिवाइन ने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। बस इतना बोला, फ्यूचर में तुम्हारे पास भी होगा। वो आगे बढ़े और एक बिल्डिंग में गए। वहाँ एक बोर्ड लगा था, मिलिट्री सर्टिफिकेशन ऑफिस। अंदर एक स्टाफ कंप्यूटर पर बिजी था। वाइट डिवाइन ने कहा, इस लड़के का सर्टिफिकेट बना दो। स्टाफ का टोन थोड़ा रूड था, शायद स्ट्रेस में था। लेकिन जैसे ही उसने वाइट डिवाइन का बैज देखा, वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया, सल्यूट किया और बोला, ग्रीटिंग्स जनरल। उसका बिहेवियर तुरंत चेंज हो गया। लिन ने अपना आईडी दिया। स्टाफ ने जल्दी से प्रोसेस किया और उसे सरप्राइज हो रहा था कि इतने बड़े जनरल खुद इस लड़के के साथ आए हैं। कुछ मिनट बाद स्टाफ ने लिन को एक बैज दिया। ये डिज़ाइन में वाइट डिवाइन के बैज जैसा था, लेकिन इसमें कोई स्टार्स नहीं थे और सेंटर वाइट था। वाइट डिवाइन ने कहा, इसे हमेशा पहने रहो, स्टोरेज में मत रखना। हर बार जब तुम अबिसिल मॉन्स्टर को मारोगे, ये बैज ऑटोमैटिकली तुम्हारे मेरिट्स रिकॉर्ड करेगा। ये बैज तुम्हारी मिलिट्री रैंक को रिप्रेजेंट करता है। वाइट सबसे लोएस्ट रैंक, प्राइवेट, उसके बाद ब्लैक, कॉर्पोरल, फिर सिल्वर, लेफ्टिनेंट, गोल्ड, कॉलोनल और पर्पल, जनरल। स्टार्स तुम्हारे मेरिट्स दिखाते हैं। 10 स्टार्स के बाद रैंक अपग्रेड होती है। वाइट डिवाइन ने थोड़ा प्राउड टोन में कहा, पूरे एम्पायर में 5 स्टार जनरल बहुत कम होते हैं, 10 से भी कम। लिन समझ गया, वाइट डिवाइन सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि एक हीरो है। फिर वो आगे बढ़े, एक बड़े हॉल के सामने रुक गए। वाइट डिवाइन ने कहा, ये हॉल ऑफ हीरोइक स्पिरिट्स है। अंदर हजारों प्लैक्स थे, एक अजीब सी ऑरा के साथ। ये जगह उन लोगों के लिए है जो एम्पायर के लिए लड़ते हुए मरे। वो हीरोज़ मरने के बाद भी यहीं रहते हैं और एम्पायर को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइट डिवाइन ने अपने हाथ फैलाए और पुराना सल्यूट किया। वो सब प्लैक्स के सामने रिस्पेक्ट दिखा रहा था। लिन ने भी वैसा ही किया। फिर वाइट डिवाइन जोर से बोला, डिवाइन एम्पायर का एक डिसेंडेंट अपने पुरखों से प्रार्थना करता है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को आशीर्वाद दो। उसने ये लाइन 3 बार बोली, हर बार और ज़्यादा सीरियस टोन में।
अचानक सारे प्लैक्स चमकने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर गया और उस रोशनी से एक छोटा सा टावर अपीयर हुआ। ये डीमन स्लेइंग टावर था। वाइट डिवाइन ने लिन से कहा, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस टावर में डालो। लिन ने बिना सोचे वैसा ही किया। वो वाइट डिवाइन पर ट्रस्ट करता था। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वाइट डिवाइन ने धीरे से समझाया, अगर युआन बैटलफील्ड में लिन मर भी गया तो उसके पास रिवाइव होने का चांस होगा। ये सुनकर लिन शॉक हो गया। अब उसे समझ आया ब्लेसिंग का मतलब क्या था। उसने नोटिस किया वाइट डिवाइन के बैच पर 1 स्टार कम हो गया है। 5 स्टार से 4 स्टार हो गया। लिन समझ गया ये उसके लिए सैक्रिफाइस था। वो इमोशनल हो गया और सिर्फ इतना बोल पाया, थैंक यू। वाइट डिवाइन जोर से हंसा। उसने लिन के शोल्डर पर हाथ रखा और बोला, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ज़्यादा एनिमीज को मारना और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। फिर वो मेन बात पर आया। युआन बैटलफील्ड ह्यूमन और अबिस के बीच मेन वॉर जोन है। अगर कोई सीधा अबिस में नहीं जाता तो यही सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है। हर एम्पायर ने यहाँ अपने फोर्ट्स बनाए हैं। डिवाइन एम्पायर सबसे स्ट्रॉन्ग में से एक है और इसके फोर्ट्स इटर्नल ग्रेट वॉल के नाम से जाने जाते हैं। टोटल 9 फोर्ट्स हैं जो एक लाइन में बने हुए हैं, हर एक 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर। मिलकर ये इटर्नल ग्रेट वॉल बनाते हैं। युआन बैटलफील्ड में बहुत सारे डंजन्स हैं, छोटे भी और बड़े भी। सबसे ज़्यादा डेंजर उन्हीं जगहों पर होता है। एंट्रेंस के पास ही अक्सर फाइट्स होती रहती हैं और ये नॉर्मल बात है। जैसे जैसे तुम अबिस के पास जाते हो, डंजन्स का लेवल और डेंजर दोनों बढ़ जाते हैं। वाइट डिवाइन ने लिन को वॉर्न किया, हमेशा टेलीपोर्टेशन स्टोन्स साथ रखना। यहाँ अबिसल पावर की वजह से टेलीपोर्टेशन स्टोन्स सिंगल यूज होते हैं और फेल भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा रखना। सब कुछ समझाने के बाद वाइट डिवाइन वहां से चला गया। अब लिन अकेला था। उसने थोड़ा टाइम लिया फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने के लिए ताकि एरिया समझ सके। फिर वो रेडी हो गया यूएन बैटलफील्ड में आगे बढ़ने के लिए। गेट पर 2 गार्ड्स ने उसे रोका और वार्निंग दी, आगे लेवल 30 मॉन्स्टर्स हैं और कभी भी अबिसल डीमंस अपीयर हो सकते हैं। ये जगह तुम्हारे करंट लेवल के लिए बहुत डेंजरस है। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लिन ने हल्का सा स्माइल किया और उन्हें थैंक्स बोला। वो पोलाइट था लेकिन अपने डिसीजन पर पूरी तरह फर्म था। गार्ड्स ने उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखी, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा, अलर्ट रहना और डेंजर में तुरंत वापस आ जाना। लिन धीरे धीरे फोर्ट्रेस से बाहर निकल गया और मिस्ट में गायब हो गया। यूएन बैटलफील्ड में हर तरफ अबिस की प्रेजेंस थी। हवा में एक पतली सी मिस्ट थी, विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। अचानक लिन का स्केलेटल आर्मर चमकने लगा। वो समझ गया उसे अटैक हुआ है, लेकिन उसकी नज़र में कोई एनिमी नहीं था। अटैक लगातार हो रहा था। स्केलेटल आर्मर बार बार हिट ले रहा था। तब लिन को समझ आया ये इनविजिबल एनिमी है। उसने तुरंत स्केलेटल वॉरियर्स समन किए। जैसे ही वो अपीयर हुए, उन्होंने एक डायरेक्शन में अटैक किया। उनके सोर्ड्स एक ही जगह पर लगे और जैसे कपड़ा फटने की आवाज़ आती है वैसी साउंड हुई। फिर एक तेज़ चीख सुनाई दी। तब एनिमी विजिबल हो गया। ये एक घोस्ट टाइप क्रीचर था, बैटलफील्ड स्पेक्टर। लेकिन इसका इनविजिबल होना बहुत डेंजरस था। लिन थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन उसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसकी स्किल्स को लेकर थी। तभी स्पेक्टर ने चीख कर अपनी स्किल एक्टिवेट की, फिजिकल इम्यूनिटी। स्केलेटल वॉरियर्स के अटैक्स उस पर असर नहीं कर रहे थे। उसका बॉडी धुंध जैसा हो गया, जैसे हवा में घुल रहा हो। लिन ने तुरंत स्केलेटल मेजेस समन किए। जैसे ही वो आए, उन्होंने एलिमेंटल अटैक स्टार्ट कर दिए। फायर, आइस और मैजिक अटैक्स लगातार गिरने लगे। स्पेक्टर दर्द से चिल्लाने लगा। कुछ ही हिट्स में वो डिफीट हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, लेवल 31 बैटलफील्ड स्पेक्टर डिफीटेड, एक्सपीरियंस गेंड 3,90,000। साथ ही एक आइटम मिला, सोल एसेंस। ये आइटम इक्विपमेंट को एनहांस कर सकता था। पहली फाइट के बाद लिन को एक बात क्लियर हो गई, उसके स्केलेटल वॉरियर्स इनविंसिबल नहीं हैं और स्केलेटल मेजेस भी हर सिचुएशन में काम नहीं आएंगे। अगर कोई मॉन्स्टर एलिमेंटल इम्यूनिटी वाला हुआ तो मेजेस यूजलेस हो जाएंगे, और अगर किसी के पास दोनों इम्यूनिटीज़ हुई तो सिचुएशन और डेंजरस हो जाएगी। इसलिए लिन और ज़्यादा अलर्ट हो गया। युआन बैटलफील्ड बहुत बड़ा था और सालों की वॉर के बाद और एक्सपैंड हो चुका था। 2 घंटे तक वो आगे बढ़ता रहा। तभी आगे की मिस्ट अचानक हिलने लगी।
मिस्ट के अंदर से 3 लोग बाहर निकले। वो तेजी से भाग रहे थे, जैसे जान बचाकर भाग रहे हों। उनके चेहरे पर साफ डर था। उनमें से एक नाइट ने चिल्लाकर कहा, भागो, अबिसिल डीमन पीछे आ रहा है। वो तीनों आगे निकल गए और मिस्ट में गायब हो गए। अगले ही पर काली परछाइयां मिस्ट से बाहर आईं। ये क्रीचर्स वाइल्ड डॉग्स जैसे थे, तेज दांत और डेंजरस बॉडी के साथ। ये अबिसिल हाउंड्स थे। जैसे ही उन्होंने लिन को देखा, उनमें से एक ग्रुप सीधा उसकी तरफ मुड़ गया। बाकी भागते हुए लोगों के पीछे गए। वो तीनों लोग दूर से चिल्लाए, भागो वरना मर जाओगे। लेकिन लिन ने उन्हें इग्नोर कर दिया। उसकी नज़र उन हाउंड्स के मुंह पर थी, जहां फ्लैश के टुकड़े और कपड़े लटक रहे थे। उसकी आंखों में ठंडी नजर आ गई। वो धीरे से बोला, तुम सब मरोगे। उसकी स्केलेटल आर्मी तुरंत रिएक्ट हुई और हाउंड्स पर टूट पड़ी। स्केलेटल वॉरियर्स आगे बढ़े। हर स्विंग के साथ अबिसल हाउंड्स पीछे उड़ रहे थे। स्केलेटल मेजेस पीछे से लगातार स्पेल्स कास्ट कर रहे थे। फायर, आइस और मैजिक अटैक्स एक के बाद एक गिर रहे थे। पहला हाउंड गिरा। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, लेवल 31 अबिसल हाउंड डिफीटेड। एक्सपीरियंस मिला 3,10,000। साथ ही एक मिलिट्री मेरिट भी मिला। लिन के शोल्डर पर बैज हल्का सा चमका, जैसे वो मेरिट्स एब्जॉर्ब कर रहा हो। साथ ही उसके हाथ में साइथ ऑफ थैनाटोस सोल्स एब्जॉर्ब कर रहा था। लिन ने नोटिस किया साइथ का एक्सपीरियंस 3.3% बढ़ गया। उसने कैलकुलेट किया लगभग 30 हाउंड्स और लगेंगे लेवल अप के लिए। तब तक बाकी हाउंड्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लिन ने अपना हाथ उठाया, उसकी पाम में हल्का सा ग्लो आया। स्किल एक्टिवेट हुई, कॉप्स एक्सप्लोजन। एक जोर का ब्लास्ट हुआ। नए आए हाउंड्स एक ही बार में खत्म हो गए। कोई भी बचा नहीं। उसका बैज और ज़्यादा चमकने लगा। टोटल 30 हाउंड्स ने उसे 9 मिलियन एक्सपीरियंस दिया और 30 मेरिट्स भी। साइथ भी लेवल अप हो गया और लिन का स्पिरिट 100 पॉइंट से बढ़ गया। उसके बैज पर एक छोटा स्टार अपीयर हो गया। जो 3 लोग पहले भाग रहे थे वो रुक गए। वो शॉक में थे। जो हाउंड्स उन्हें मार देते वो सब एक पल में खत्म हो गए। उन्होंने पहली बार देखा इतनी ईजिली इतनी पावर। डीप अंदर अबिस की तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक आवाज़ गूंजी, मेरे छोटे हाउंड्स मर गए। क्या किसी हाई लेवल ने ये किया है? फिर आवाज़ ने कहा, और भेजो उन्हें। और अंधेरे में लाल आंखें चमकने लगी। अंधेरे के अंदर हजारों लाल आंखें एक साथ चमक उठी और अबिसल हाउंड्स दोबारा बाहर निकले। उधर लिन आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा वॉर्टेक्स दिखा। ये डंजन का एंट्रेंस था। उसके आसपास अलग अलग एम्पायर्स के लोग थे। बॉनफायर्स जल रहे थे। लोग बैठकर मीट रोस्ट कर रहे थे। कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे और कुछ बस बातें कर रहे थे। लिन के आते ही लोगों ने उसे नोटिस किया। उसकी एज और वाइट बैच देखकर सब क्यूरियस हो गए। यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली थे। उन्होंने लिन को अपना ही समझा और हेल्प ऑफर की। कुछ लोगों ने उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करने को भी कहा। उनकी कमरादरी क्लियर फील हो रही थी। लेकिन लिन ने पोलाइटली सबको मना कर दिया। वो अकेला ही डंजन एंटर करना चाहता था। तभी फिर उसने एक रून एक्टिवेट किया डंजन चेक करने के लिए। रून ने डंजन का स्टेटस दिखाया। नॉर्मल डिफ़िकल्टी 1 टीम 4 लोग। नाइटमेयर डिफ़िकल्टी 2 टीम्स 12 लोग। हेल डिफ़िकल्टी 1 टीम सिर्फ 1 मेंबर। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए। हेल डिफ़िकल्टी में सिर्फ एक ही इंसान था, वो लिन था। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक फ्रेश प्राइवेट अकेला हेल डिफ़िकल्टी ट्राई कर रहा है। कुछ लोग कंसर्न में आ गए और कुछ लोग मजाक उड़ाते रहे। साकुरा एम्पायर वाला अब भी हंस रहा था और बोला, देखो कितनी देर टिकता है। ये बात दूसरे लोगों को पसंद नहीं आई। एक वेटरन नाइट आगे बढ़ा और तलवार निकाल ली। वो उस आदमी को सबक सिखाना चाहता था। साकुरा एम्पायर वाला तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, मैंने मजाक किया था। उसने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की कोशिश की। नाइट ने अपनी तलवार वापस रख दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे रिग्रेट हो रहा था। इतनी छोटी एज में युआन बैटलफील्ड आना, इसका मतलब था लिन एक प्रोडिजी है और ऐसा टैलेंट रिस्क लेना थोड़ा फूलिश लग रहा था। डंजन के अंदर लिन एक माउंटेन देखता है जिसके टॉप पर एक फोर्ट्रेस जैसा स्ट्रक्चर बना है। उसके सामने एक रोड है जो सीधा उस माउंटेन के फोर्ट्रेस की तरफ जाता है। वो हेल डिफ़िकल्टी डंजन का ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर फील करता है। ये सेंसेशन नाइटमेयर डिफ़िकल्टी से बिल्कुल अलग है। लिन फील करता है कि यहाँ कुछ कंस्ट्रेन हो रहा है। लिन डिस्कवर करता है कि उसका स्टोरेज स्पेस एक्सेसिबल नहीं है।
मतलब कोई भी सप्लाईज, पोशंस या आइटम्स स्टोरेज से निकालकर यूज़ नहीं किए जा सकते और टेलीपोर्टेशन स्टोन्स से एस्केप करना भी इम्पॉसिबल है। डंजन से निकलने के लिए या तो स्टार्टिंग पॉइंट से रिट्रीट करना होगा या फाइनल बॉस को मारकर उस पोर्टल से एग्जिट करना होगा जो बाद में अपीयर होता है। लिन हेल और नाइटमेयर डिफ़िकल्टी के डिफरेंसेस के बारे में सोचता है। जब वो आगे बढ़ता है, जल्द ही फ्लिकरिंग फ्लेम्स और 3 सिल्यूएट्स दूर नजर आते हैं। कुछ ही पल बाद लिन देखता है 3 आर्मर्ड क्रीचर्स जो लॉन्ग स्पीयर्स पकड़े हुए हैं और जिनके सर पर हॉर्न्स हैं। वो रोड पर उसकी तरफ मार्च कर रहे हैं। लिन डिटेक्शन स्पेल यूज़ करता है और उन क्रीचर्स के एट्रीब्यूट्स रिवील हो जाते हैं। ड्रैगनकिन लॉन्ग स्पीयर सोल्जर्स, हेल लेवल एलीट्स। उनके एट्रीब्यूट्स देखकर लिन कॉशन में अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। इस जगह का सबसे लोएस्ट लेवल मॉब भी उसके स्केलेटल वॉरियर्स के एट्रीब्यूट्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके एट्रीब्यूट्स नाइटमेयर डंजन्स के बॉसेस के बराबर हैं। ये रेवलेशन लिन का फोकस और शार्प कर देता है। अब वो पूरी तरह समझ चुका है कि आगे कितना डेंजरस चैलेंज है। 3 ड्रैगनकिन स्पीयरमैन 2 बार गरजे और लिन की तरफ चार्ज किया। अराइज, लिन चिल्लाया और तुरंत स्केलेटल वॉरियर्स और मेजेस जमीन से निकल आए। स्केलेटल वॉरियर्स बिजली की तरफ आस थे। उनके एट्रीब्यूट्स ड्रैगनकिन स्पीयरमैन से कम थे, लेकिन उनके पास नंबर्स का एडवांटेज था। 3 मॉन्स्टर्स गरजे और अपने लॉन्ग स्पीयर्स घुमाए। उन्होंने स्केलेटल वॉरियर्स पर अटैक किया और स्पीयर और बोन की टकरार की आवाज़ गूंजी। जो भी स्केलेटल वॉरियर हिट हुआ वो तुरंत रुक गया और डेज्ड हो गया। मौका देखकर 3 स्पीयरमैन ने अपनी अटैक स्पीड बढ़ा दी और लगातार उन पर वार करने लगे। फ्रंट के 3 स्केलेटल वॉरियर्स जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो गए। लिन ने तुरंत स्केलेटल मेजेस को कमांड दिया और स्पेल्स बरसने लगे जैसे सुनामी। हर अटैक हैवी डैमेज दे रहा था। मेजेस के सपोर्ट के साथ स्केलेटल वॉरियर्स ने रैम्पेज स्ट्राइक यूज़ किया और जल्दी ही 3 ड्रैगनकिन स्पीयरमैन डिफीट हो गए। लिन ने फिर से स्केलेटल आर्मर कास्ट किया अपनी सेफ्टी के लिए। वो सोचने लगा स्केलेटल वॉरियर्स की वल्नरेबिलिटी के बारे में। जब वो स्टन्ड हो जाते हैं उस वक्त वो सिर्फ टारगेट डमीज बन जाते हैं। ये उसकी सोच से काफ़ी टफ था और लिन ने यह भी नोटिस किया कि वो स्टन्ड स्टेट में स्केलेटल वॉरियर्स को रिकॉल नहीं कर सकता। हेल डिफ़िकल्टी डंजन नाइटमेयर डिफ़िकल्टी से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। प्रीवियस नाइटमेयर डंजन्स में चाहे 40 मैन टायरेंट डंजन ही क्यों ना हो, लिन में सबको आसानी से क्लियर किया था। ये पहली बार था जब उसे कॉशियस रहना पड़ रहा था और थोड़ा वरिड भी फील हो रहा था, लेकिन इससे उसका एक्साइटमेंट और बढ़ गया। वो केयरफुली एक नैरो पाथ पर आगे बढ़ा जो डेंस फॉरेस्ट में जा रहा था। उसका साइलेंट अप्रोच नियर बाय ड्रैगनकिन पेट्रोल स्क्वाड का ध्यान खींच लेता है। कई ड्रैगनकिन स्पीयरमैन अपने लॉन्ग स्पीयर्स पकड़कर लाउड बैटल क्राइज के साथ उसकी तरफ चार्ज करते हैं। स्केलेटल वॉरियर्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और उनसे हेड ऑन टकराते हैं। एक स्केलेटल वॉरियर तेज स्लैश करता है और ड्रैगन स्पीयरमैन का अटेंशन लेकर फॉरेस्ट के अंदर दौड़ पड़ता है। लिन एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यूज करता है, एनिमीज को काइट करना और फिर ग्रुप में खत्म करना। स्केलेटल वॉरियर फॉरेस्ट के अंदर जाता है और ड्रैगनकिन स्पीयरमैन को ल्योर करता है। अचानक वो स्केलेटल वॉरियर जो बेट के लिए गया था रुक जाता है। लिन देखता है उसके कई स्केलेटल वॉरियर्स हैवी अटैक्स झेल रहे हैं और वो उन्हें रिकॉल नहीं कर पा रहा। बिल्कुल क्लियर था कि वो किसी क्राउड कंट्रोल के इफेक्ट में है। फॉरेस्ट के अंदर कुछ स्केलेटल वॉरियर्स ट्रांसपेरेंट चेन्स में बंधे हुए थे। लिन ने तुरंत स्किल पहचान ली। ये विंड शैकल्स था, एक मेज टाइप क्राउड कंट्रोल एबिलिटी। एक पास की हिल पर लिन ने देखा कुछ ड्रैगनकिन क्रीचर्स। ये वही थे जो अपनी स्किल्स यूज करके उसके स्केलेटल वॉरियर्स को रोक रहे थे। लिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मॉब्स ऐसी टैक्टिक्स यूज करेंगे। 2 और स्केलेटल वॉरियर्स गिर गए। लिन ने सिर हिला दिया। अगर सिर्फ ये कुछ स्केलेटन्स होते तो ये फाइट मुश्किल होती, लेकिन लिन के पास सिर्फ इतने ही स्केलेटन्स नहीं थे। सिचुएशन समझकर लिन ने और वेट नहीं किया। एक फ्लड स्केलेटल आर्मी का आगे बढ़ गया। अचानक आए इस अटैक ने हिल पर खड़े ड्रैगनकिन मेजेस को ओवरवेल्म कर दिया। बीच के पाथ पर ड्रैगनकिन स्पीयरमैन ने जल्दी से रिएक्ट किया। उन्होंने अपनी एबिलिटी यूज की स्केलेटल वॉरियर्स को स्टन करने के लिए, लेकिन स्केलेटन्स बहुत ज़्यादा थे और स्केलेटल आर्मी ने ड्रैगनकिन स्पीयरमैन को जल्दी ही ओवरपावर कर दिया। रास्ता क्लियर हो गया। उनके पीछे स्केलेटल मेजेस आए और स्पेल्स की बराश छोड़ दी। ड्रैगन स्पीयरमैन पूरी तरह सप्रेस हो गए। उन्हें एलिमिनेट करने के बाद लिन ने नोटिस किया ड्रैगनकिन मेजेस अब उसके स्केलेटल वॉरियर्स को टारगेट कर रहे हैं। ये शॉकिंग था कि वो स्केलेटल वॉरियर्स को इग्नोर करके सीधा मेजेस पर अटैक कर रहे थे।
इससे उनकी इंटेलिजेंस रिवील हो गई। लिन ने तुरंत सोल फ्लेम यूज़ किया और ड्रैगन किन मेजेस के कास्टिंग को इंटरप्ट कर दिया। स्केलेटल आर्मी ने जल्दी ही हिल पर खड़े ड्रैगन किन मेजेस को एलिमिनेट कर दिया। सिस्टम ने अनाउंस किया, लेवल 31 ड्रैगन किन मेजेस डिफीटेड, एक्सपीरियंस गेन्ड 6,20,000। एक के बाद एक 6 नोटिफिकेशंस आए। उनमें से एक ने लिन का ध्यान खींच लिया। उन मेजेस में से एक ने ड्रैगन हॉर्न ड्रॉप किया। ये उन 4 मटेरियल्स में से एक था जो वाइट डिवाइन ने मिशन के लिए मांगा था। स्टोरेज एक्सेस नहीं होने की वजह से लिन कंफर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो गलत नहीं है। इतने सारे मॉब्स मरने के बाद सिर्फ एक ड्रॉप मिला। इसका मतलब ड्रॉप रेट काफ़ी लो है। लिन ने काफ़ी डैमेज स्केलेटल वॉरियर्स को वापस समनिंग स्पेस में भेज दिया ताकि वो धीरे धीरे रिकवर हो सकें। फिर वो आगे बढ़ा और एक और पेट्रोल टीम देखी। लिन ने प्लान किया कि वो वही स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा, लेकिन इस बार वो कॉर्प्स एक्सप्लोजन यूज़ करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके स्केलेटल वॉरियर्स अननेसेसरी डैमेज लें। उसने 2 स्केलेटल वॉरियर्स समन किए और उन्हें पेट्रोल टीम की तरफ भेजा ताकि वो उन्हें ल्योर कर सकें। जैसे ही मॉब्स पास आए, लिन ने तुरंत स्लो कर्स कास्ट किया। एक बड़ा रेड शैकल ड्रैगनकिन स्पीयरमैन के ऊपर अपीयर हुआ। लिन ने कमांड दिया, स्केलेटल मेजेस रेडी हो गए और अटैक लॉन्च कर दिया। स्केलेटल वॉरियर्स आगे बढ़े और रैम्पेज स्ट्राइक यूज़ किया। एक ड्रैगन स्पीयरमैन गिरते ही लिन ने कॉर्प्स एक्सप्लोजन यूज़ किया। एक जोर का ब्लास्ट हुआ। पूरी पेट्रोल स्क्वाड एक ही बार में ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, अगर आज का एपिसोड देख के आपको मज़ा आया तो समझ लो नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। यहीं ख़त्म होता है आज का एपिसोड, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट पार्ट 2-3 दिन में ड्रॉप होगा, रेडी रहना। और हाँ, बस 90 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 500 कंप्लीट करने के लिए। सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो और लाइक ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।